डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग टर्म 2 क्लास 12 देख रहे थे और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ देख रहे थे। उसी में हम नेक्स्ट सब टॉपिक देखते हैं, इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग और एल्कोहल एब्यूज़। चलिए अब यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग एल्कोहल एब्यूज़ को। ठीक है, देखिए ड्रग और एल्कोहल एब्यूज़ के इमीडिएट एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं। हमेशा याद रखिएगा, इसके इमीडिएट एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे रैकलेस बिहेवियर हो जाए, वैंडलिज्म मतलब बर्बरता, मारपीट वगैरह करना, और वायलेंस जैसे इफेक्ट भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। ठीक है, और ये इमीडिएट होते हैं। ड्रग्स के का अगर आप एक्सेसिव डोज ले लोगे तो उसको लेने से हो सकता है कि एक्सेसिव डोज की वजह से आप कोमा में चले जाएं और रिस्पिरेटरी फेलियर हो जाए या हार्ट फेलियर हो जाए, है ना, या फिर सेरिब्रल हेमरेज हो जाए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे सकती, जिसकी वजह से डेथ हो सकती है। तो डेथ भी यहाँ पर इसकी वजह से कॉज हो सकता है। तो ये काफ़ी बड़ा फीचर है, काफ़ी बड़ा। अब देखिए, ड्रग्स का कॉम्बिनेशन कहें या इसको एल्कोहल के साथ भी कुछ लोग इनटेक करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स भी लेते हैं, कई ड्रग्स को मिला के लेते हैं या एल्कोहल के साथ इसका कॉम्बिनेशन बना के लेते हैं। तो इस तरह से मोस्टली देखा जाए तो इसे ओवरडोजिंग कहते हैं और इससे डेथ भी हो सकती है। क्योंकि यूथ में ड्रग और एल्कोहल एब्यूज़ के मोस्ट कॉमन जो वार्निंग साइन जो हमें दिखाई देते हैं, अगर आप वार्निंग साइन की बात करें तो हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, एकेडमिक परफॉर्मेंस उनकी कम हो जाती है, ड्रॉप होने लगता है उनमें। ठीक है, स्कूल कॉलेज में बंक मारने लगते हैं, वो अपसेंट्री होने लगती है। पर्सनल हाइजीन में इंटरेस्ट उनका घट जाता है। ठीक है, पर्सनल हाइजीन की तरफ उनका ध्यान नहीं रहता। आइसोलेशन में भी चले जाते हैं। ठीक है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। फटीक की भी दिक्कत होती है ना, बार बार थकान आना, है ना। अगर ड्रग्स उनकी बॉडी के अंदर समय नहीं है, मतलब नहीं ले रहे हैं वो समय, तो उनको थकान हो जाती है। या फिर एड्रेसिव और रेवलिनस बिहेवियर हो जाता है। एड्रेसिव या रेवलिनस बिहेवियर का मतलब होता है विद्रोही स्वभाव के हो जाते हैं। ठीक है, या फिर डिट्रियोरेटिंग हो जाते हैं, अपने संबंध बिगाड़ लेते हैं। डिट्रियोरेटिंग मतलब रिलेशनशिप विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। ठीक है, और हॉबीज़ में भी इनका इंटरेस्ट घट जाता है। ठीक है, स्लीपिंग और ईटिंग हैबिट्स में भी बदलाव आने लगता है और वेट और एपिटाइट में फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं, उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इन सबको अगर आप गौर करें, इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करें हम, अब अगर इन चीज़ों को समझें कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और इसके कई बार फॉर रीचिंग परिणाम भी दिखाई देते हैं, बहुत दूर के परिणाम या दूरगामी परिणाम भी दिखाई देते हैं। जैसे जो ड्रग ले रहा होता है उसको एब्यूज़र कहते हैं। ठीक है, अगर उसको पैसा नहीं मिल रहा है ड्रग खरीदने के लिए तो फिर बाद में वो क्या करने लगता है, चोरी करने लगता है, स्टीलिंग की हैबिट हो जाती है उसमें। ठीक है, ये एडवर्स इफेक्ट केवल एब्यूज़र तक ही सीमित नहीं रहते, कभी कभी एब्यूज़र अपनी पूरी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए भी मेंटल और फाइनेंशियल डिस्ट्रेस का रीजन कारण बन जाते हैं। ठीक है, तो ये भी बड़ी दिक्कत की बात है। तो ये बहुत एडवर्स इफेक्ट हैं या कह सकते हैं फॉर रीचिंग इफेक्ट हैं, वो बहुत दूर तक दिखाई देते हैं। अगर उसके बाद आप देखें तो इंट्रावीनस ड्रग लेने वाले को एड्स और हेपेटाइटिस बी जैसी बीमारियां होने का भी खतरा रहता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि जो इंट्रावीनस लेते हैं, ड्रग को इंट्रावीनस लेते हैं मतलब डायरेक्टली इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं अपनी वेन में। ठीक है, अपनी नसों में लेते हैं। तो इस प्रकार के ड्रग लेने वालों को एड्स और इसी प्रकार हेपेटाइटिस बी जैसी बीमारियों को होने का खतरा रहता है, ज़्यादा होता है। क्योंकि वो निडल्स को बार बार यूज़ करते हैं, किसी दूसरे के निडल्स का भी यूज़ करते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है, ठीक है, कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि उस समय होश में नहीं होते हैं। एड्स और हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड निडल्स और सिरिंज की शेयरिंग से ये क्या करते हैं, एक दूसरे में इस प्रकार की बीमारियां ट्रांसफ़र हो जाती। तो इस प्रकार की डिजीज़ से जो वायरस होता है ना, वो ट्रांसफर होकर एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक चला जाता है। और इन्फेक्टेड निडल्स और सिरिंज क्या करती हैं, इसको ट्रांसमिशन का काम करती हैं। ठीक है, तो दोनों ही एड्स और हेपेटाइटिस बी दोनों ही देखा जाए तो क्रोनिक इन्फेक्शन है और अल्टीमेटली ये फेटल होते हैं, घातक होते हैं। ठीक है, और बोथ कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट और इन्फेक्टेड ब्लड। ठीक है, दोनों ही सेक्सुअल कांटेक्ट या इन्फेक्टेड ब्लड के द्वारा ही क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं।
अब एडोलेंस के समय अल्कोहल के यूज से लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स भी दिखाई देते हैं, लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स भी यहाँ पर आपको दिखेंगे। अब ये क्या होते हैं, जैसे एडल्टहुड में हैवी ड्रिंकिंग की आदत पड़ जाती है एडल्टहुड, और जो क्रॉनिक यूज़ ऑफ ड्रग और अल्कोहल होती है ना, उससे क्या हो जाता है, एक और बहुत बड़ी दिक्कत चीज़ हो जाती है कि आपका जो लीवर हो जाता है या नर्वस सिस्टम होता है वो डैमेज हो जाता है। जब लीवर डैमेज होता है उसे क्या बोलते हैं, लीवर सिरोसिस। हम लोग पहले बात कर चुके हैं इसकी, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम और आपका लीवर डैमेज हो जाता है, लीवर डैमेज होने को क्या कहते हैं, लीवर सिरोसिस, ठीक है। मतलब आपका लीवर सही तरीके से डाइजेशन नहीं कर सकता, उसमें स्वलन हो जाता है, वो सूज जाता है, ठीक है, और अपने फंक्शंस को सही से क्रिएट नहीं कर होता। प्रेगनेंसी के टाइम पे के समय ड्रग और अल्कोहल के यूज से भी कई बार एडवर्सली इफेक्ट दिखाई देता है फिटस पे या बच्चे पे जो बॉडी के अंदर होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं बहुत। अब जो दूसरा इम्पॉर्टेंट यूज़ आजकल जो चलन में चल रहा है वो है स्पोर्ट्स पर्सन के द्वारा। कुछ स्पोर्ट्स पर्सन अपनी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए या परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए वो ड्रग का मिसयूज करते हैं, और इसके लिए वो नारकोटिक एनाल्जेसिक्स का सहारा लेते हैं या फिर एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का सहारा लेते हैं, डायूरेटिक्स को भी इस्तेमाल करते हैं वो, और कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिसके मिसयूज करने से मसल्स का जो है ना वो स्ट्रेंथ और एग्रेसिवनेस को बढ़ावा मिलता है। कुछ ऐसे हार्मोन्स को भी वो यूज़ करते हैं, जिससे आप देखेंगे इससे एथलेटिक्स का जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाता है। तो इससे क्या होता है, उससे उनका परफॉर्मेंस उस खेल में बढ़ जाता है। अब फीमेल में भी एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेने के साइड इफ़ेक्ट्स दिखाई देते हैं, फीमेल में भी देखें तो आप दिखाई देते हैं, जैसे जैसे क्या, जैसे मैस्कुलिनेशन, मैस्कुलिनाइजेशन का मतलब होता है मेल जैसे लक्षण दिखाई देना, एग्रेसिवनेस, एग्रेसिवनेस, ठीक है, उनमें ज़्यादा आने लगती है एग्रेसिवनेस, लड़ाई झगड़ा करने लगते, मूड स्विंग, उनका मूड बार बार बदलता रहता है, डिप्रेशन, डिप्रेशन हो जाता है, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकती है, उनकी एमसी साइकिल में दिक्कत हो सकती है। फेस और बॉडी पर कई बार इन हार्मोन्स और ड्रग्स के यूज करने से, ओवरडोज से उनकी बॉडी पर बालों का उगना, ठीक है, उसके अलावा क्लाइटोरिस का इनलार्जमेंट होना, और आवाज़ जो है ना, डीपनिंग ऑफ वॉइस, गहरी हो जाना, लड़कों की तरह हो जाना, ठीक है। इसी प्रकार अगर मेल में हम लोग बात करें, अगर आप मेल में देखें इन मेल, तो यहाँ पर भी कुछ चीज़ें जैसे एक्ने, मुहासे होने लगेंगे अगर आप ओवरडोज ले रहे होंगे, इंक्रीज एग्रेसिवनेस बढ़ जाएगी, मूड स्विंग, यहाँ पर भी डिप्रेशन, रिडक्शन साइज ऑफ द टेस्टिस का साइज घटने लगेगा, स्पर्म का प्रोडक्शन भी इसकी वजह से क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, ठीक है। और पोटेंशियल फॉर किडनी एंड लीवर डिसफंक्शन भी इसका काम होता है। इसके अलावा ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, प्रीमेच्योर वाल्डनेस भी आ जाती, गंजापन जिसको बोलते हो आप, और प्रोस्टेट ग्लैंड भी यहाँ पर बढ़ जाती है। तो लंबे समय तक अगर आप ड्रग्स ले रहे हैं तो ये जो इफ़ेक्ट हमने बात की है तो ये परमानेंट भी ये हो सकते हैं प्रोलॉन्ग टाइम तक इसका यूज करने से। अब एडोलेसेंट्स मेल या फीमेल में हम लोग बात करें तो कई सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं, जैसे सेवियर फेशियल और बॉडी एक्ने दिखाई देने लगता है, प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ ग्रोथ सेंटर्स हैं लॉन्ग, और इसके अलावा जो लॉन्ग बोन्स के ग्रोथ सेंटर के समय से पहले प्रीमेच्योर क्लोज होने से ग्रोथ भी रुक सकती है यहाँ पर, ठीक है। तो प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ ग्रोथ सेंटर ऑफ द लॉन्ग बोन, तो लॉन्ग बोन क्या होती है वो बढ़ती नहीं है इसकी वजह से, तो क्या हो जाती है, स्टंट ग्रोथ हो जाती है, कई बार ग्रोथ में यहाँ से दिक्कत शुरू हो जाती है। अब अगर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की हम बात करें तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक पुरानी कहावत है, ओल्ड एज एड एज, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यहाँ पर भी सच बैठती है, ठीक है। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब अगर हम बात करें कि स्मोकिंग ड्रग या अल्कोहल लेने की आदत पड़ने की संभावना अगर आप देखें तो यंग एज में मोस्टली किशोरावस्था में होती है, एडोलेसेंस पीरियड में होती है, इसलिए ऐसी सिचुएशंस को आइडेंटिफाई करना सबसे बेस्ट तरीका है। इस सिचुएशंस को आइडेंटिफाई करिए ही इसका सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। इसलिए ऐसी सिचुएशंस को आइडेंटिफाई कर लिया कि एडोलेसेंट्स को अल्कोहल और ड्रग्स के सेवन की ओर वो क्यों जा रहे हैं, उस सिचुएशंस को आप आइडेंटिफाई करिए,
ठीक है, ताकि समय रहते क्या करें आप, रिमेडियल मेजर कर सकें आप, समय रहते ही आप क्या कर सकें, चिकित्सीय परामर्श ले सकें, है ना, या तो इसको बोलते हैं रिमेडियल मेजर कर सकते हैं। इस मामले में पेरेंट्स और टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेशल है। ठीक है, स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेरेंट्स और टीचर की। ऐसी पेरेंटिंग जिसमें नर्चरेंस का हाई लेवल, कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन हो, तो अल्कोहल, ड्रग, टबाको के यूज़ को वहाँ पर खतरा कम होता है। तो पेरेंट्स को बड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर इन सब चीज़ों का खतरा कम हो जाता है, उनके बच्चे यहाँ पर इस तरफ की ओर मूव करने की संभावना बहुत कम रहती है। एडोलेसेंस में या ये जो एज है, यंग एज में अल्कोहल और ड्रग के एब्यूज़ को प्रिवेंट और कंट्रोल करना ही सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, अब करना क्या है, तो कैसे करोगे, अवॉइड अंडर पीर प्रेशर। देखो, प्रत्येक बच्चे को अपनी चॉइस और पर्सनालिटी को, प्रत्येक बच्चे की अपनी चॉइस होती है और अपनी पर्सनालिटी होती है। ठीक है, ध्यान रखना। तो जिसका हमें रिस्पेक्ट्स और इनकरेज करना है, इसको हमको क्या करना है, रिस्पेक्ट्स करना है, और उसको क्या करना है, इनकरेज मतलब प्रोत्साहन करना है, और उसको नर्चर्ड करना है। ठीक है, बच्चे को स्टडी, स्पोर्ट्स और अदर एक्टिविटीज़ में थ्रेशोल्ड लिमिट से अधिक करने के लिए ज़्यादा आपको अंडर प्रेशर में नहीं डालना है, ज़्यादा उसके ऊपर दबाव नहीं बनाना है। ठीक है, दूसरा, एजुकेशन और काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एजुकेटिंग एंड काउंसलिंग हिम और हर टू फेस प्रॉब्लम्स। ठीक है, कैसे बच्चे को प्रॉब्लम और स्ट्रेस को फेस करना, और डिसअपॉइंटमेंट और फेलियर को जीवन का एक हिस्सा समझकर एक्सेप्ट करने की उसको एजुकेशन और काउंसलिंग देनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बच्चा क्या रहेगा, प्रेशर में चला जाएगा, उसको स्ट्रेस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी रोकना होगा। ये भी ठीक है कि चाइल्ड की एनर्जी को हेल्थ परस्यूटिज जैसे स्पोर्ट्स, रीडिंग, म्यूज़िक, योगा और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की दिशा में भी हमको लगाना होगा। अदर एक्स्ट्रा करिकुलर गतिविधियों में भी उसको आगे बढ़ाइए, तो वो टाइम उधर नहीं जाएगा, उधर उसके बारे में सोचेगा भी नहीं। सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पियर्स। पेरेंट्स और पियर्स से इमीडिएटली सहायता लेनी चाहिए, क्योंकि वो आपको क्या कर सकते हैं, अच्छा गाइड करते हैं। क्लोज और ट्रस्टेड फ्रेंड से भी सहायता लेनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे यूथ है उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रॉपर क्या होना चाहिए, प्रॉपर एडवाइस दें, और वो अपनी एंजाइटी और गिल्ट को, ताकि वो एक्सप्रेस कर सकें, इस तरह का एक इन्वायरमेंट क्रिएट करें। इसके अलावा क्या है, लुकिंग फॉर डेंजर साइन। अलर्ट पेरेंट्स और टीचर को चाहिए कि ऊपर बताए गए डेंजर साइंस को ध्यान दें और उन्हें पहचानें। इसके अलावा भी और भी कई चीज़ें हैं जो आप देखेंगे, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प। जो बच्चा अनफॉर्चुनेटली ड्रग और अल्कोहल एब्यूज जैसे दलदल में फंस गया है, क्वागमायर का मतलब ही होता है दलदल वगैरह में फंसना। ठीक है, तो अगर वो इस तरह से फंस गया है, तो क्वागमायर का मतलब होता है दलदल में फंसना। ठीक है, तो उसकी सहायता के लिए हाईली क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, फिजियाट्रिस्ट उपलब्ध हैं, और उसको एक डेडिकेशन और रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम, उसके लिए डेडिकेशन के साथ कई सारे रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। तो ऐसी हेल्प से अफेक्टेड इंडिविजुअल्स को बड़ी हेल्प मिलती है, और वो अपनी विल पावर के द्वारा इस समस्या से जल्दी ही क्या होता है, छुटकारा पा सकते हैं, और परफेक्टली नॉर्मल और हेल्दी लाइफ को वो जी सकते हैं। ठीक है, तो ये जो समरी की बात है, इस टॉपिक की समरी में भी वही कुछ बातें की गई हैं। तो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ। अब आपका जो टॉपिक है, इसमें आपका 9th टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है टर्म 2 में, तो उसके बाद आपका 10th टॉपिक आता है। तो 10th टॉपिक आपके सिलेबस में है। ठीक है, जिस टॉपिक का नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चलिए वही करते हैं।